बहुत समय पहले की बात है। सूरजपुर नाम का एक छोटा सा गांव हुआ करता था। इसी गांव में केशव नाम का एक ईमानदार लकड़हारा रहता था। केशव के परिवार में उसकी पत्नी कमला और 2 बच्चे थे। वह अपने परिवार के साथ रहता था। केशव बहुत ईमानदार और मेहनती था। वह अपने काम से हमेशा खुश रहता था। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन वह अपने जीवन में खुश था। केशव सेठ लालचंद के यहाँ काम करता था। लकड़ी काटने के बदले सेठ लालचंद केशव को पैसे दिया करता था, जिससे केशव और उसके परिवार का जीवन व्यतीत होता था। कमला, मैं काम पर जा रहा हूँ। आज बहुत देर हो गई है, तो तुम बच्चों को स्कूल छोड़ देना। जी, स्कूल तो मैं छोड़ आऊंगी, लेकिन चिंकू और गुड़िया पिछले 2 दिनों से कह रहे हैं कि उनकी स्कूल के टीचर स्कूल की फीस मांग रहे हैं। हाँ, तो जाकर स्कूल की फीस दे आ रहा। अजी, कहाँ से दूं? आप जो पगार लाते हैं उसमें मुश्किल से तो घर चल पाता है। अब उतनी सी तनख्वाह में बच्चों की फीस का इंतजाम कैसे करूं? अजी, एक बात मैं साफ साफ कह देती हूँ, आप सेठ लालचंद जी से पगार बढ़ाने की बात कीजिए। दिन पर दिन खर्च बढ़ता जा रहा है। बाजार में अगर सब्जी लेने निकलूं तो सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई का खर्च और घर का बाकी खर्च, इतनी कम तनख्वाह में गुजारा कैसे होगा? ठीक है, मैं आज ही सेठ जी से पगार बढ़ाने की मांग करता हूँ। इतना कहकर रामू काम पर चला जाता है। अरे भाई, आज तो पगार का दिन है। देखना, अब ये सेठ लालचंद आज फिर कोई ना कोई लोचा जरूर करेगा। हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर पगार कम कर देता है। पिछली बार तो मेरी आधी पगार ही काट ली थी। कहने लगा कि लालचंद जी से जो 200 रुपए उधार लिए थे उसका ब्याज बढ़कर 1000 रुपए हो गया है, इसलिए मैं तुम्हारी पगार में से 1000 रुपए काट रहा हूँ। हाँ हरिया भाई, तुम एकदम ठीक कह रहे हो। ये सेठ लालचंद एक नंबर का चालाक और लालची इंसान है। एक तो 2 गुना काम ले लेता है और बदले में पैसे भी पूरे नहीं देता। हे भगवान, बस इस बार सेठ जी मेरी पूरी पगार दे दें। बच्चों की स्कूल की फीस भी भरनी है। इतना कहकर सभी लोग काम पर लग जाते हैं और काम करने के बाद सेठ लालचंद के पास पहुंचते हैं। सेठ जी, महीना पूरा हो गया है, अब आप हमें हमारी तनख्वाह दे दीजिए। देखो भाइयों, अभी तुम्हें देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। अभी माल नहीं बिका है, सारा माल गोदाम में ही पड़ा हुआ है। कल या परसों तक तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह मिल जाएगी। लेकिन सेठ जी, अभी हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। घर का सामान भी लाना है और बच्चों की फीस भी भरनी है। अरे, मैंने कहा तो सही, 1-2 दिन रुक जाओ। कल या परसों तक पैसे मिल जाएंगे। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। यह सुनकर सभी वापस चले जाते हैं। अजी, क्या हुआ? इस बार कितनी पगार मिली है? कमला, अभी कोई पगार नहीं मिली। सेठ जी ने कहा है कि 1-2 दिन में सभी की पगार मिल जाएगी। पगार नहीं मिली? आपको तो पता है ना कि बच्चों की फीस भरनी है। आज स्कूल के टीचर ने साफ साफ चेतावनी दे दी है कि अगर कल फीस नहीं आई तो बच्चों को घर पर ही बैठा लेना। अब बताइए, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं कमला, ये सेठ जी समय पर पैसे देते ही नहीं हैं। अब तो बस इंतजार के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। 1-2 दिन की ही बात है, देख लेते हैं। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। अरे हरिया, ये लो इस महीने की तुम्हारी पगार। सेठ जी, ये तो बस 2000 रुपए हैं। मैंने तो इस महीने 3000 रुपए तक का काम किया है। हाँ, काम तो किया है, लेकिन तुम 1-1 घंटे आराम भी तो करते थे। ये पैसे उसी आराम के काटे गए हैं। पर सेठ जी, आपने तो कहा था कि 8 घंटे काम के महीने में 3000 मिलेंगे। मैंने 8 घंटे काम किया है और सिर्फ 1 घंटे आराम किया था। देख हरिया, मुझे ज्यादा हिसाब किताब मत समझा। ये 2000 रुपए रख, अगर चाहिए तो। अगर नहीं चाहिए तो कहीं और जाकर काम ढूंढ ले। बेचारे हरिया के पास वे पैसे लेने के सिवा और कोई दूसरा चारा नहीं था, इसीलिए हरिया वही पैसे ले लेता है। केशव, ये लो अपने 2500 रुपए। पर सेठ जी, 2500 क्यों? मेरे तो पूरे 3000 रुपए बनने हैं ना। मैंने तो कोई छुट्टी भी नहीं की और ना ही कोई आराम लिया।
मैंने तो अपना सारा काम समय पर किया है। हाँ, समय पर तो किया है, लेकिन इस समय बाजार में लकड़ियों का दाम काफी सस्ता हो गया है। इस वजह से तुम्हें भी पगार कम ही मिलेगी जब तक लकड़ियों का दाम नहीं बढ़ता। पर सेठ जी, 3000 की पगार तय हुई थी। अब 2500 में मैं घर कैसे चलाऊं? बच्चों की स्कूल की फीस भी भरनी है। सेठ जी, इस बार आप पूरे पैसे दे दीजिए। तुम्हें 2500 ही मिलेंगे। यहाँ काम करना है तो करो, नहीं तो कहीं और काम ढूंढ लो। बेचारे केशव के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता, इसीलिए वह वही पैसे ले लेता है। अरे भाई, ये सेठ लालचंद एक नंबर का बेईमान इंसान है। सारे पैसे अपनी जेब में भर लेता है और बहाने बनाता है कि लकड़ियों के दाम सस्ते हो गए हैं। देख लेना, हम गरीबों की किसी ना किसी दिन इसे हाय जरूर लगेगी। नहीं हरिया, ऐसा नहीं कहते। वही हमारे अन्नदाता हैं। आखिर उन्हीं की वजह से तो हमारा घर चल रहा है। अरे किस बात का अन्नदाता? काम के पूरे पैसे तो देता नहीं। पूरा महीना मेहनत करके भी क्या मिलता है? बस ये 2000 रुपए। इसमें घर का खर्च कैसे चलेगा? ऐसे तो हम कभी तरक्की ही नहीं कर पाएंगे। और हम कर भी क्या सकते हैं? हमें लकड़ी काटने के सिवा और कोई काम आता ही कहाँ है? और अगर कोई दूसरा काम शुरू करना भी चाहें तो उसके लिए हमारे पास इतने पैसे भी कहाँ हैं? अब जो भी हो, हमारे लिए तो बस यही सेठ लालचंद ही सहारा है। कुछ देर बातें करने के बाद सभी अपने अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। जी, आ गए आप? कितनी पगार मिली है? कमला, इस बार सेठ लालचंद ने बस 2500 रुपए ही दिए हैं। बस 2500 रुपए? इतने में घर कैसे चलाएंगे? बच्चों की फीस में ही 1000 रुपए निकल जाएंगे। फिर 1500 में क्या क्या करेंगे? अब मैं क्या कहूं कमला, अब तुम्हें इसी में गुजारा करना होगा। सबसे पहले बच्चों की फीस भर देना, उसके बाद बाकी का मैं देखता हूं। अजी, आप क्या देख लोगे? सेठ जी से पूरे पैसे तो आप मांग ही नहीं पाए। नहीं, मैंने सेठ जी से पैसों के लिए कहा था, लेकिन सेठ जी ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, ये लेना हो तो लो, वरना कहीं और काम ढूंढ सकते हो। मैं सोच रहा हूं लकड़ी काटने के साथ साथ कहीं और भी काम ढूंढ लूं। एक ही जगह काम करने से गुजारा मुश्किल हो रहा है। अगर दूसरी जगह भी थोड़ा बहुत काम मिल जाए तो कुछ ज़्यादा आमदनी हो जाएगी। आज सेठ जी के यहाँ काम करने के बाद मैं और जगह भी काम ढूंढने निकल जाऊंगा। इतना कहकर केशव काम पर निकल जाता है। जैसा कि केशव ने कहा था, वह लालचंद के यहाँ काम करने के बाद दूसरे काम की तलाश में निकल पड़ता है। केशव पूरे गांव में काम ढूंढता है, दुकान दुकान जाकर लोगों से काम मांगता है, लेकिन हर जगह उसे केवल निराशा ही हाथ लगती है। अंत में थक हार कर केशव घर लौटने लगता है। तभी उसे सामने से एक शेर आता हुआ दिखाई देता है। केशव डर से अंदर तक कांप जाता है और जल्दी से पास की एक गुफा के अंदर चला जाता है। आज तो जान ही बच गई, नहीं तो वो भूखा शेर मुझे कच्चा ही खा जाता। शुक्र है ये गुफा दिख गई, नहीं तो आज मैं उस भूखे शेर का भोजन बन जाता। तभी उसकी नजर गुफा के पास रखी एक पुरानी टोकरी पर पड़ती है। अरे, ये टोकरी यहाँ क्या कर रही है? किसकी है ये? चलो एक काम करता हूँ, इसे घर ले जाता हूँ। घर में सब्जी लाने के काम आ जाएगी। केशव ने जैसे ही टोकरी उठाई, तभी जोर जोर से हवा चलने लगी। केशव अचानक शांत हो गया और इधर उधर देखने लगा। आखिरकार वह उस टोकरी को अपने साथ घर ले जाता है। केशव घर आ जाता है। अजी, ये टोकरी कहाँ से मिली? आप ये कहाँ से लाए? तब केशव सारी बीती हुई कहानी बता देता है। तभी अचानक हवा के झोंके के साथ एक नोट उड़ता हुआ टोकरी में गिर जाता है और देखते ही देखते टोकरी पैसों से भर जाती है। यह दृश्य देखकर केशव और उसकी पत्नी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। ये कैसे हो सकता है? कहीं ये कोई सपना तो नहीं, या फिर कोई ईश्वर की लीला? केशव को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि गरीबी के अंधेरे में ऐसी रोशनी अचानक आ जाएगी। केशव ने कांपते हाथों से टोकरी से एक नोट उठाया। वह बिल्कुल असली था।
अब कोई शक नहीं बचा था। केशव जानता था कि अगर लालच ने उसे घेर लिया तो यह चमत्कार अभिशाप भी बन सकता है। उसने तुरंत फैसला किया, इन पैसों का इस्तेमाल सबसे पहले जरूरत के लिए होगा। अगले ही दिन केशव ने बच्चों की स्कूल फीस भरी, घर का जरूरी सामान खरीदा, लेकिन उसने दिखावे से दूरी बनाए रखी। केशव जानता था यह पैसे उसकी मेहनत से नहीं आए, लेकिन अब इन्हें मेहनत की राह पर लगाना उसकी जिम्मेदारी है।